नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी वाली सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और पॉलिटी वाली सीरीज में हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हमने 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट को देख लिया था और इसके अलावा हमने 1781 के अधिनियम को देख लिया था। इसके पूरी तरह पूरे बैकग्राउंड को हमने जाना कि भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने ये जाना कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी चीज़ें हैं वो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। 1781 के भी अधिनियम को हमने अच्छे से डिस्कस किया। आज फ्रेंड्स उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, आगे वाला अधिनियम, आगे वाला एक्ट हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है संविधान का विकास हो रहा है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो 1784 का आज पिट्स इंडिया एक्ट होगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। सबसे अच्छा पॉइंट्स ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्यों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है। तो कंपनी के कार्यों का विभाजन पूछे तो किस अधिनियम के तहत किया गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी का विभाजन किस प्रकार किया जाता है कार्यों का? तो कार्यों का विभाजन एक व्यापारिक कार्य के रूप में किया जाता है, दूसरा राजनीतिक कार्य के रूप में किया जाता है। व्यापारिक कार्य फ्रेंड्स ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखती है और जो राजनीतिक कार्य है उस राजनीतिक कार्य को जो है नियंत्रक मंडल देखती है, मतलब कि जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है निर्देशक मंडल, मैंने बताया कि भैया ये 24 सदस्यों का था, ये भारत में स्टेब्लिश किया गया था। ये जो है कंपनी की पूरी एक्टिविटी की सूचना को इंग्लैंड सरकार या इंग्लैंड सम्राट को देता था। ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही अनुसार जो यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था उसी के अनुसार जो है गवर्नर जनरल जो है कार्य करता था। मतलब कि अगर किसी देसी नरेश के साथ अगर संधि समझौता करना है गवर्नर जनरल को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति अनिवार्य होती थी। इसके बिना अनुमति के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति के बिना जो है गवर्नर जनरल कोई संधि समझौता देसी नरेशों के साथ नहीं कर सकता था। मैं बताऊं कि जो राजनीतिक अधिकार है वो राजनीतिक कंट्रोल है वो जो है नियंत्रक मंडल के हाथों में आ रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में। और ये 6 सदस्यों का नया एक जो है बॉडी बनाया जा रहा है, नया इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? इंग्लैंड में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंग्लैंड में बनाया जा रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो भारत में है, ठीक ना। तो जो इंग्लैंड में बनाया गया नियंत्रक मंडल ये 6 सदस्यों का है फ्रेंड्स। तो इनके 6 सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कंपनी के कार्यों का जो विभाजन है वो 2 भागों में बांटा जाता है, एक व्यापारिक कार्य, एक राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य को निर्देशक मंडल देखता है और राजनीतिक कार्य को जो है नियंत्रक मंडल देखता है, ठीक ना फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है 1784 के पिट्स एंड एक्ट में वो है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी 4 सदस्यों की, मैंने बताया था कि मार्शल, वर्नेल, फिलिप फ्रांसिस और जो है क्लेवरिंग, ये 4 सदस्य थे ना, 4 सदस्य। 1784 का जो 1773 का जो पिट्स इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखा था उसी में देखा था कि 4 सदस्य थे। लेकिन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, यही 4 सदस्यों को घटा करके इसमें 3 सदस्य कर दिए जाते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बता रहा है कि भैया भारत में जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारी हैं 1784 के पिट्स एंड एक्ट में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी हैं अगर कोई अवैध कार्य करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में 1774 में। तो वो कहां गया? तो ध्यान में रखिएगा कि जो 1774 में इंग्लैंड कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है वहां पर टोटल का टोटल अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज वकील, अंग्रेज जो है आपका जो है न्यायाधीश, तो वहां पर कहीं ना कहीं उनके मुकदमे दायर ही नहीं हो पाते थे जो अंग्रेजों के मुकदमे होने चाहिए, दायर होने चाहिए। तो ऐसे में भारतीयों की बार बार अपील की गई कि जो अवैध कार्य कर रहे हैं भारत में अंग्रेज अधिकारी, तो उन पर मुकदमा ही नहीं दायर हो पा रहा है। तो भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए तो ब्रिटिश सम्राट ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ला रहे हैं और इंग्लैंड में एक कोर्ट बना दे रहे हैं। बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है भारतीयों को, ठीक ना। मतलब कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट उसमें तो मुकदमा चला नहीं पा रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं कि इंग्लैंड में हम एक कोर्ट बना के जो अंग्रेज अधिकारी अवैध कार्यों में अगर पाए जाते हैं तो उन पर हम मुकदमा चलवाएंगे। खैर इनका पॉइंट था। तो कुल मिला जुलाकर हमको 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक ना फ्रेंड्स। 3-4 पॉइंट याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट में। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपका जो है 1784 का अधिनियम और एक अधिनियम है 1793 का अधिनियम। 1784 के अधिनियम में 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों पॉइंटों को हम लोग देखना है। अगर आएगा तो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिलहाल अगर आ सकता है तो इन्हीं अधिनियमों से, इस अधिनियम से यही पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है ना।
पहला कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय के परिषद को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया, प्रदान किया गया। तो कुल मिलाजुलाकर जो 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद थी, बाद में 3 सदस्यों की कर दी जाती है। यही जो कार्यकारी परिषद थी उससे जो है परामर्श लेके ही जो है गवर्नर जनरल कार्य करता था। लेकिन 1786 के अधिनियम में बताया गया कि भैया अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उस ड्यूरेशन में गवर्नर जनरल अपने जो है परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था। ये वाला आपका 1786 का अधिनियम है। 1786 के अधिनियम में एक पॉइंट और है जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है प्रधान सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई किस अधिनियम के तहत? तो 1786 का अधिनियम के तहत। 1786 का अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को जो प्रधान सेनापति है उसकी जो है पावर दे दी जाती है। ठीक ना फ्रेंड्स? तो 1786 का अधिनियम हो गया। 1793 का अधिनियम क्या है अभी? 1793 का अधिनियम में बताऊं कि जो है गवर्नर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को देखता था। भाई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रही है और राजनीतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रही है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया है वो 6 सदस्यों का कहां पे बनाया गया है? इंग्लैंड में बनाया गया है। तो सवाल है कि ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यह जो है भारत के कार्यों की देखरेख करता है, भारत के लिए कार्य करता है, तो इसका जो पेमेंट है वो भारतीय कोष से ही जाएगा, ब्रिटिशर्स कोष से नहीं जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों का पेमेंट भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1793 के अधिनियम के तहत। इसके अलावा जो नियम कानून इनकी व्याख्या करने का जो अधिकार था वो जो है न्यायालय को था। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये 2 पॉइंट है 1793 के अधिनियम के तहत। आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट। ये आप नोट्स जरूर बनाइएगा। जिस प्रकार ड्राफ्टिंग की गई है इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से ही नोट्स बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको हम इरेजर कर दे रहे हैं, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है ना भैया? ताकि जो है नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। आते हैं भाई नेक्स्ट जो है अधिनियम पे। नेक्स्ट आपका अधिनियम है 1813 का चार्टर एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट पहले हम जानेंगे कि भाई क्यों लाया गया, क्या लाए जाने की क्या कारण थे इसके, और दूसरा इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए, क्या क्या जो है प्रावधान किए गए। एक क्वेश्चन तो प्री का बन जाएगा और साथ साथ ए वाला जो क्वेश्चन होगा वो मेंस को लिया रहेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1813 का चार्टर एक्ट लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ठीक ना फ्रेंड्स? तो ये आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में अगर हम देखें तो इसका बैकग्राउंड क्या था, लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपको पता होगा कि जो यूरोप में ब्रिटेन यहां पर जो पूर्वी देश मतलब भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है। समस्या इस बात की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है ना भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी का अधिकार दिया गया है। मतलब कि कोई दूसरी कंपनी बेचारी ब्रिटेन की आ ही नहीं पा रही व्यापार करने के लिए, तो दूसरी कंपनी भी व्यापार करना चाह रही है। तो दूसरी कंपनी आप धरने पे बैठ जाती है, कहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी का अधिकार का जो स्टेटस है उसको समाप्त करिए, ट्रेड मोनोपोली का जो स्टेटस है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करिए, हमको भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है। ठीक ना भैया? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है। तो सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ा, सरकार को लाए जाने की आवश्यकता पड़ी 1813 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा एडम स्मिथ की थ्योरी आई थी ओपन मार्केट थ्योरी। ओपन मार्केट थ्योरी एक बताती है अहस्तक्षेप की नीति, मतलब कि राज्य को व्यापारियों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, उनको खुला छोड़ना चाहिए। एक व्यापारी वर्ग को हमेशा खुला अगर छोड़ा जाता है राज्य के द्वारा तो कहीं न कहीं वो अच्छे से खुले ढंग से या फिर अच्छे इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में ट्रेड कर सकेगा, जिससे लाभ और उसका होता है कहीं न कहीं राज्य का भी लाभ होगा। तो ऐसे में हस्तक्षेप की नीति राज्यों को जरूर अपनानी चाहिए। तो ओपन मार्केट थ्योरी में एडम स्मिथ ने बताया। तो व्यापारियों का अब मानना था कि भैया अब तो अर्थशास्त्री भी बता रहे हैं कि आपको जो है राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो है व्यापारियों पर, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के अधिकार का दर्जा आप समाप्त करिए। सो लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो फ्रांस का तानाशाह है, नेपोलियन नाम सुना होगा आपने, काफी फेमस राजनेता। तो जो नेपोलियन है यह यूरोप के दूसरे देशों पर, दूसरे क्षेत्रों पर ब्रिटेन की दूसरी कंपनियों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ये कहा कि भैया ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं वह जो है यूरोप के पूरे क्षेत्रों पर व्यापार नहीं कर सकती हैं, केवल का केवल ब्रिटेन में ही कर सकती हैं। अब देखिए सवाल यह है कि एक तो पूर्वी देशों के साथ दूसरी कंपनियां व्यापार नहीं कर पा रही हैं ट्रेड मोनोपोली के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के, दूसरा जो है फ्रांस का जो तानाशाह है ये दूसरे क्षेत्रों पर जो है फ्रांस, स्पेन वगैरह अनदर क्षेत्रों पर ये प्रतिबंध लगा देता है, कहता है कि जो है ब्रिटेन की दूसरी कंपनियों पर व्यापार नहीं करना है। सो इनका जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, वो जो है ज्यादा जो है रुख ले लेता है हिंसात्मक। सो
1813 का चार्टर एक्ट लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा दोस्तों ईसाई मिशनरियां दो थी, ईसाई मिशनरियों को जो है धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति, बार बार ये अनुमति मांग रहे थे, तो ये सोचा गया कि ठीक है 1813 का चार्टर एक्ट, कोई एक्ट लाया जाए, उसी में जो है इनको जो है अनुमति प्रदान की जाए। तो आते हैं, ये मतलब कि बैकग्राउंड था कि लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आते हैं हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई अपना जो है इस 1813 का चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इसको आप नोट जरूर बनाइएगा भैया कि जो है लाए जाने के क्या कारण थे, ठीक ना। आते हैं भाई इसके प्रावधानों को हम लोग देख लेते हैं। प्रावधान में पहला जो प्रावधान है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। देख रहे हैं कि लगातार इनका विरोध हो रहा था, किनका, कि भाई जो व्यापारी वर्ग थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किए, तो समाप्त किया जा रहा है, लेकिन आंशिक रूप से समाप्त किया जा रहा है, पूर्णतया नहीं समाप्त किया जा रहा है। पूर्णतया इसलिए नहीं समाप्त किया गया क्योंकि जो है चीन के साथ चाय का व्यापार जारी रहा, इसलिए जो है, इसलिए आपका जो है आंशिक रूप से इसको समाप्त किया गया, ठीक ना फ्रेंड्स। तो पहला इसी के बाद आप 1833 का जब चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1833 के चार्टर एक्ट में ये जो आंशिक शब्द है ये पूर्णतया में चेंज हो जाएगा। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। ये आंशिक रूप से दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, 33 को लेकर भी पूछा गया है और जो है 1813 के लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त करता है। चूंकि चीन के साथ चाय का व्यापार जारी रहा, इसलिए आंशिक रूप से, ठीक है ना। शिक्षा पर दोस्तों 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किए जाने की बात की गई। देख रहे हैं अंग्रेजों की कितनी बड़ी भलाई है कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया बेचारे खर्च कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। 1 लाख रुपया में क्या होगा, तो 1 लाख रुपया खर्च किए जाने की बात कही जा रही है प्रतिवर्ष अंग्रेजों के द्वारा। ये 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पता चला है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा है कि जो 18 किस एक्ट के तहत जो है 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो है एजुकेशन पर खर्च किए जाने की बात की गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक ना फ्रेंड्स। फिर ईसाई जो मिशनरियां थी जो दबाव दे रही थी सरकार के ऊपर, हमको जो है धर्म प्रचार प्रसार करना है, हिंदुओं को जो है शिक्षित करना है, हिंदू जो है कहीं ना कहीं जो है वो धार्मिक रूप से जो है बायस्ड है, अनदर चीज धार्मिक रूढ़िवादिता है, वहां पर सामाजिक असमानताएं हैं, तो हमको जो है उनको शिक्षित करना है। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी जाती है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर स्थानीय जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनको कहा गया कि आप करों का आरोपण कर सकते हैं, मतलब कि कर का आरोपण कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि भाई जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना भैया। आते हैं भाई, इसको हम इरेजर कर देना है, नोट डाउन जरूर करिएगा क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट स्लाइड, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में मैंने पहले बताया कि 1813 के चार्टर एक्ट में पूर्णतया आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, और इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत 33 के इसको पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है, इनके जो है ट्रेड मोनोपोली को, मतलब व्यापारिक एकाधिकार को। फिर अब दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, यह संपूर्ण भारत क्षेत्र का जो है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है कि जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स का, जिन पूरे भारत के क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था, अब जो है ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ये पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। अगर मैं ये पूछूं कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनाया गया था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपने देखा कि वारेन हेस्टिंग को जो है भारत का, या सॉरी बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक ना फ्रेंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति, आपने पढ़ा था ना कि जो है 3 सदस्यों को कर दिया गया था 1784 के पीटसी इंडिया एक्ट में, लेकिन यहां पर एक चौथा सदस्य फिर लाया जा रहा है विधि सदस्य के रूप में, ला मेंबर के रूप में, ठीक ना फ्रेंड्स। तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। इसके अलावा फिर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम 4 सदस्यीय विधि आयोग का भी गठन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि ला कमीशन का जो है गठन कब किया गया, किस अधिनियम के तहत, तो जो है विधि आयोग का गठन जो है आपका 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये 3.5-4 पॉइंट हो गए आपके। कंपनी के कर्मचारियों के चयन में किसी को जाति, धर्म, वंश, स्थान, रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था।
मैं बताऊं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में मान लीजिए कि किसी को जो है नियुक्ति करनी है, किसी को जो है जॉब देना है ना, तो भर्ती करनी है अगर ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो पहले जो है रंग देखा जाता था, किस जाति का है, किस धर्म का है ना, किस क्षेत्र का है, ये सब सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन यहां पर देख रहे हैं ना कि अपारदर्शिता हो रही है, कहीं न कहीं सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिल रहा है। तो इस स्थिति में 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया और कहा गया कि भैया अगर कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती करनी है तो जाति, धर्म, वंश, स्थान, ये सब रंग वगैरह ना देखा जाए, ठीक है ना, इस आधार पर किसी को अयोग्य ना ठहराया जाए। ये आपका 1833 का चार्टर एक्ट है। इसके अलावा जो दास प्रथा का उन्मूलन है, इसी जो है इसे विधि विरुद्ध बताया गया कि भैया ये जो है आपका जो है विधि विरुद्ध है, दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। ये 1833 का चार्टर एक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आते हैं भी, इसको इरेजर कर देते हैं, आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1833 के चार्टर एक्ट में हमने कई पॉइंट देखे, तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आते हैं 1833 के बाद हम 1853 के चार्टर एक्ट में, ठीक ना फ्रेंड्स। आते हैं भी, देख लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया जाता है। देख रहे हैं कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया जाता है, मतलब कि पहले विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों एक ही में थे, ठीक ना, अब इनको अलग अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 सदस्यों की केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। 12 सदस्यों की विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये 12 सदस्यों की केंद्रीय विधान परिषद क्या है, तो मिनी संसद, जो आज का संसद है, पार्लियामेंट है, इसी मिनी संसद को जो है, इसी संसद को पहले मिनी संसद के रूप में 12 सदस्यों के रूप में जो है केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। यहां पर नियम कानून बनते हैं, बजट जो है आपका विधेयक पास होगा, कानून बनेगा, यही कानून बनाने का काम जो है केंद्रीय विधान परिषद करती है। इसे जो है मिनी जो है पार्लियामेंट या मिनी जो है संसद कहा गया, ठीक ना फ्रेंड्स। तो मिनी संसद या संसद का जो उभार है, जो अस्तित्व आया, वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आया। कितने सदस्यों के माध्यम से, तो 12 सदस्यों के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। दूसरा इसमें 1853 के एक्ट में क्या पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सिविल सेवकों की भर्ती अब खुली प्रतियोगी परीक्षा, जो आप लोग इतने समय एग्जाम दे रहे हैं, जा रहे हैं ना कि एग्जाम देने कंपटीशन का, खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, तो सबसे पहले ये जो है प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में लाया गया। देखिए 1833 का चार्टर एक्ट आप बिल्कुल अलग रखिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि भैया रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक ना, स्थान और क्षेत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती करने से जो है अयोग्य ना ठहराया जाए, ये अलग था 1853 का चार्टर एक्ट। लेकिन यहां पर जो है खुली भर्ती की बात कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति और सिविल सेवकों की जो भर्ती प्रक्रिया है, अब खुली प्रतियोगी परीक्षा, मतलब कि इनका रिटन एग्जाम होगा, उसके आधार पर जो है चीजें की जाएंगी, आगे प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सूचनाएं देने का काम करता था, जो है व्यापारिक कार्यों को करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने सदस्यों का था, 24 सदस्यों का। अब इस अधिनियम के तहत इसकी संख्या घटा करके 18 कर दी जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि भाई 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक ना फ्रेंड्स। इसको हम इरेजर कर देते हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा और नोट्स जरूर बना के इसको जो है आप खुद मूल्यांकन करिएगा कि जो नोट्स बनाया गया, ड्राफ्टिंग की गई है, वो किस प्रकार की गई है। मेरा मूल्यांकन तभी आप करिएगा जब आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक ना। क्वेश्चन देख लीजिएगा, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, उसको देखिएगा कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक ना भैया। अब हम देखेंगे भी कि 1853 के अधिनियम के बाद आपका जो है 1857 का एक विद्रोह होता है। तो ये तो आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह होता है, ये तो फैजाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, बरेली में हुआ, है ना भैया, दिल्ली में हुआ, कई जगहों पर ये विद्रोह हुआ। तो ऐसे में यहां पर अंग्रेजी सरकार हिल जाती है जब ये विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह झांसी में हुआ, फैजाबाद, तो पूरे भारत में लगभग अंग्रेजी सरकार हिल जाती है। उसको ये लगता है कि कहीं मुझे भारत से सत्ता छोड़कर वापस जो है ब्रिटेन ना जाना पड़ जाए। ऐसे में महारानी विक्टोरिया वहां की शासक थी उतने समय, उन्होंने क्या किया कि जो है पूरे भारत को जो है अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर लिया। और कैसे किया, 1858 का अधिनियम उन्होंने लाया। और 1858 की देखिए ना, 1853 के अधिनियम के बाद 1858 का अधिनियम आएगा। और महारानी विक्टोरिया इन सब सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने ये सोचा कि कंपनी का जो शासन है वो मारेगा, पूरा अंग्रेजी सत्ता को समाप्त कर डालेगा। तो अगर अच्छा मैं देखूं कि
अगर किसी भी विद्रोह के लिए कोई बड़ी संस्था ही ज्यादातर जिम्मेदार बनती है, तो बड़ी संस्था अंग्रेजों की कौन सी थी उतने समय? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, गवर्नर जनरल था, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी थी। महारानी विक्टोरिया ने 1858 का अधिनियम ला करके इनको चारों को समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया, और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके दोस्तों वायसराय का पद ले आती हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1857 के विद्रोह में क्या सीन बन रही है संविधान के विकास की रूपरेखा की। ठीक ना, आते हैं हम 1858 का अधिनियम देखते हैं। 1858 का जो अधिनियम दोस्तों लाया गया था, इसमें कहा गया कि भैया भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर अब ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं बताया था कि जो है कंपनी का जो संविधान का विकास हो रहा है, दो पार्टों में हो रहा है, एक कंपनी के शासन के अंतर्गत और एक सम्राट के शासन। अब तो यहां सम्राट का शासन हो गया ना 1858, डायरेक्ट जो है केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड कर लिया जाता है पूरे भारत को। तो पूरे भारत को जब सेंट्रलाइज कर लिया जाता है सम्राट के द्वारा, तो सम्राट के तहत शासन का, कंपनी के तहत जो है शासन, सम्राट के तहत जो है संविधान का विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो भाई इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में की गई थी। ठीक ना, कि भैया हम जो है पूरे भारत को अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक ना भैया, अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है, 1858 के अधिनियम में क्या क्या पॉइंट हो सकता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्ट है, अधिनियम है। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब नियंत्रक मंडल, दूसरा निर्देशक मंडल, इनको जो है समाप्त कर दिया जाता है। और यह भी ध्यान आपको रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके ब्रिटेन में एक जो है भारत राज्य सचिव का एक नया पद बनाया जाता है, ताकि इनके कार्यों को कोई ना कोई कर सके ना। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में वो वाला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद नया सृजित किया जाता है। अच्छा, मैं बात पूछूं कि अगर नया वायसराय कौन बनाया गया था, भारत का पहला वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक ना फ्रेंड्स, तो वायसराय सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, जबकि गवर्नर जनरल प्रतिनिधि के रूप में नहीं कार्य करता था। यही गवर्नर जनरल वायसराय के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो आपका जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है। भारत के राज्य सचिव का एक नया पद इंग्लैंड में सृजित किया जाता है, ताकि जो है वह जो है पूरे प्रशासनिक जो है स्ट्रक्चर को देख सके अच्छे से। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके आपका वायसराय का पद लाया जाता है। ऐसा पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक ना, फिर नियंत्रक मंडल एवं निर्देशक मंडल के पद को समाप्त करके उसके स्थान पर भारत सचिव, देख रहे हैं फ्रेंड्स, भारत सचिव का पद नया सृजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई जाती है। और ये जो 15 सदस्यीय परिषद है, यह जो है 15 सदस्यीय परिषद ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। ठीक ना फ्रेंड्स, इसके अलावा उन्हें केवल ब्रिटिश संसद से ही हटाया जा सकता था। कोई दूसरी बॉडी, कोई दूसरे पद जो है इसको हटा नहीं सकते थे। ठीक ना, ये 1858 का आई होप क्लियर हो गया होगा कि भाई 1858 का जो अधिनियम लाया जा रहा है उसमें क्या क्या प्रावधान थे। 1861 का अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1861 का अधिनियम, पिछली बार तो जो है यूपीपीसीएस में आपका जो है विभागीय प्रणाली को लेकर पूछा। विभागीय प्रणाली, ये जो पोर्टफोलियो प्रणाली है, विभागीय प्रणाली, इसको लेकर पूछ दिया था कि भैया विभागीय प्रणाली का प्रावधान किस जो है अधिनियम के तहत किया गया था, 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक ना फ्रेंड्स, आते हैं अभी देख लेते हैं 1861 के अधिनियम में। पहला, वायसराय को जो है परिषद में कुछ भारतीय सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। तो जो वायसराय था, एक सरकारी सदस्य होते थे, एक गैर सरकारी सदस्य, तो इसमें जो है कुछ जो है गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। वायसराय की परिषद में कहा गया कि भैया भारतीयों को चुप करने के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों को जो है वायसराय मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना, तो मनोनीत किया वायसराय। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। इसने क्या किया, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को गैर सरकारी सदस्य के रूप में इनको मनोनीत करके भारतीयों को चुप कर देता है। कहता है कि भैया देखिए ना, आपके कैंडिडेट भारतीय राजनीति में जो है ब्रिटिश जो है इतने समय राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप लोग चिंता ना करें, इसलिए भारतीयों को चुप करने का केवल काम किया जा रहा है गैर सरकारी सदस्य के रूप में। ठीक है ना, खाली ये बैठकर देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भारतीयों को चुप करने के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में ये जो है केवल का केवल एक प्रोपोगेंडा अपना रहे हैं वायसराय। ठीक ना, ये पहला पॉइंट कह रहे हैं। हम लोगों को औपचारिक होना है कि गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वायसराय मनोनीत कर सकता था। और लॉर्ड कर्जन ने जो है, लॉर्ड कैनिंग ने जो है पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को जो है, इनको जो है मनोनीत किया गैर सरकारी सदस्य के रूप में 1861 के अधिनियम में। ठीक ना फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम ने
मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को देकर पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। याद आया 1773 का हमने रेगुलेटिंग एक्ट आपको पढ़ाया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आपको पढ़ाया था उसमें कहा कि जो बंबई प्रेसिडेंसी है और बंगाल जो बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इसके लिए कानून बनाने का अधिकार केवल का केवल जो है बंगाल की प्रेसिडेंसी को होगा। लेकिन अब यहां पर जो है इसको विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब बंबई की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी ये अपनी विधायी शक्तियां पुनः ले सकती हैं। ठीक है ना, इनको पुनः अपना विधायी शक्तियां इनको दे दिया गया कि ताकि ये अपना जो है नियम कानून बना सके। इसके अलावा दोस्तों 1861 के अधिनियम में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, जो है 3 प्रांतीय विधान परिषदों का जो है गठन किया जाता है। पहला बंगाल के प्रांतीय विधान परिषद, जैसे केंद्र में ना केंद्रीय विधान परिषद 12 सदस्यों की 1853 के अधिनियम में बनाया गया, वैसे 1861 के अधिनियम को ला करके 3 प्रांतीय विधान परिषद राज्य स्तर पर 3 प्रांतीय विधान परिषदों का जो है गठन किया जाता है। पहला बंगाल 1862 में, और दूसरा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 में, और तीसरा जो है पंजाब 1897 में। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये जो प्रांतीय विधान परिषद है ये राज्य स्तर पर है और केंद्रीय विधान परिषद जो थी वो जो है 1853 के अधिनियम के तहत थी। नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो आई होप मंत्रिमंडलीय प्रणाली आप समझते ही होंगे। ये मंत्रिमंडलीय प्रणाली देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा था तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण भी किया गया, संविधान के स्रोत जब आप पढ़ेंगे। ठीक ना भैया, तो ये आपका तीनों नाम याद कर रखना पड़ेगा, पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली। कहां से ली गई, तो वो जो है आपका 1861 के अधिनियम से ही ले ली जाती है, प्रावधान किया जाता है। फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों 1861 के अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। अच्छा, वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद जो है 123 के तहत, राज्यपाल को है अनुच्छेद 213 के तहत। ये अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश जो है जब पार्लियामेंट, जब सुनना जरा, केंद्रीय विधान परिषद थी ना 12 सदस्यों की, मान लीजिए केंद्रीय विधान परिषद किन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से, किन्हीं परिस्थितियों से वह जो है कार्य नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में जो है वायसराय को यह पावर दे दी गई कि भैया अगर तत्काल में कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो आप जो है अध्यादेश के माध्यम से जो है कानून बना सकें, और ये जो है 6 महीने के लिए लागू होगा, फिर समय समाप्त हो जाएगा और आगे आकर केंद्रीय विधान परिषद अपना कानून बनाएगी। ठीक ना फ्रेंड्स, तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाईकोर्ट एक्ट लाया गया, तो हाईकोर्ट एक्ट 1862 में कलकत्ता हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1861 के अधिनियम में ये सारे पॉइंट आपको जो है मिले हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक ना भैया, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1861 का अधिनियम, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक पॉइंट करके। अब हम लोग 1892 का लास्ट अधिनियम देखेंगे, 1892 का अधिनियम, और इसी 1892 के अधिनियम में पहली बार जो है आपका बजट पर बहस करने का थोड़ा सा अधिकार दिया जाता है। ठीक ना फ्रेंड्स, आते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम पहला, जो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 12 हुआ करती थी, अब बढ़ा करके 16 कर दिया जाता है। इसमें कम से कम जो है 10 सदस्य गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए। गैर सरकारी सदस्य हमने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ दोस्तों। ठीक है ना, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निर्वाचन पद्धति का आरंभ माना जाता है। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद, जो प्रांतीय परिषदें हैं, इसमें गैर सरकारी सदस्यों को जो है मनोनीत करने का अधिकार, चुनने का अधिकार दिया गया कि भाई जो प्रांतीय परिषदें हैं वो गैर सरकारी सदस्यों को चुन सकती हैं। और इसमें जो है किनके द्वारा चुना जा सकता था, तो ये जो है नगर पालिका, जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय तथा जो है वाणिज्य मंडल के द्वारा इनका जो है गैर सरकारी सदस्यों का जो है निर्वाचन हो सकता था। ठीक ना फ्रेंड्स, 1892 के अधिनियम में एक अच्छा, सबसे अच्छा पॉइंट ये ज्यादा पूछा जाता है कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। हालांकि जो अनुपूरक प्रश्न मतलब क्रॉस क्वेश्चन वो नहीं कर सकते थे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो आपका जो है 1892 का अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 1909 का अधिनियम देखेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, और 1909 का माल्य मिंटो सुधार देखेंगे, और माल्य मिंटो सुधार को हम लोग अच्छे से देखेंगे, उसके बैकग्राउंड को जानेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ है उसके बैकग्राउंड में ही था। ठीक ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।